ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल तक की बात करते हो, लोग तो राहों में छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि झारखंड में इंटरनेट की कुछ बाध्यता है, जिसके कारण हम लोग वीडियो को अपलोड लगातार नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ठीक उसी कड़ी में आज हम लोग, चूँकि आप जानते ही हैं कि झारखंड के आपके वैकेंसीज पर वैकेंसी जा रही है। एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया, 25 तारीख से उसका सिलेबस आपका मतलब कि एक तरह से उसका फॉर्म भराएगा और उन सभी के लिए 50 झारखंड है उसमें। दोस्तों, 50 प्रश्न सिर्फ झारखंड से संबंधित ज्ञान की पूछी जाएंगी और ये झारखंड से संबंधित ज्ञान की तैयारी हम पूरी तरीक़े से करवा रहे हैं। पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रखा है हमने, जो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है झारखंड के सिलेबस में। तो आर्ट एंड कल्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पढ़े, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ये भूगोल का अंतिम क्लास होगा, जिसमें भूगोल संपूर्ण को मैंने पढ़ा दिया लगभग 17-18 क्लास में। आप जाकर के बेसिक का नहीं है, 20-20 मिनट का क्लास है, चैप्टर वाइज अच्छा से नोट्स बनाएं और अच्छा से अपनी तैयारी करें। आइए आज उसी कड़ी में हम लोग झारखंड सीरीज के बारे में जानते हैं और झारखंड के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जहां से प्रश्न एक आध दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अभी जो है वो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है हमारे झारखंड में, जिसके कारण से हम लोग एक एक प्रश्न पर ध्यान देते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज हम झारखंड के परिवहन और संचार व्यवस्था के बारे में जानेंगे। संचार व्यवस्था बेसिकली छोटा सा एक टॉपिक है, अभी तक तो प्रश्न उसमें से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद झारखंड के परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए झारखंड के परिवहन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर बात करें कि झारखंड का स्थलाकृति कैसा है, क्योंकि बहुत हद तक उस पर भी डिपेंड करेगा कि झारखंड का स्थलाकृति कैसा है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। रेल परिवहन आपका, जल परिवहन आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि समतल जमीन होता है, वहाँ पर रेल परिवहन बड़ा अच्छा से होता है, पटरी बैठाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन जो पठारी भाग है, जैसे आज तक आप देखिए कि मणिपुर में क्यों नहीं था रेलवे, अब तो आ गया है मणिपुर में, या तो फिर पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो रेलवे क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पठारी भाग था, पहाड़ वाले इलाके थे, रेलवे लाइंस को बिछाना बड़ा कठिन होता था, रेलवे लाइंस बिछाए नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से झारखंड की बात करें तो झारखंड पूरा का पूरा लगभग राजमहल पहाड़ी और छोटनागपुर के पठार का हिस्सा है। थोड़ा बहुत अगर है तो वो अलग सा चीज़ है, लेकिन बेसिकली बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटनागपुर के पठार का है, तो उसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण से यहाँ पर रेलवे लाइन उतनी अधिक विकसित नहीं हो पाई। नंबर एक, आपको नोट डाउन करते चलना है अच्छा से, रेलवे लाइन उतनी अधिक विकसित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी विकसित है। कुछ एक जिलों में अभी रेलवे लाइन नहीं है, जैसे कि आप देखिएगा चतरा वगैरह में रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे पठारी इलाका ही में आ जाता है, पहाड़ों के क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए अभी तक रेलवे लाइन नहीं। लेकिन प्रस्तावित है कि रेलवे लाइन वहाँ पर जाएंगे। हजारीबाग में हाल ही में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई है 4-5 साल पहले, है ना। तो बड़े बड़े शहरों में भी रेलवे लाइन नहीं है झारखंड में, कारण बस इतना है कि इसकी स्थलाकृति। बात करें जल परिवहन का, तो आपको भली भांति मालूम है कि जब मैंने नदी पढ़ाया था तो आपको बताएं कि मयूराक्षी नदी को छोड़ करके, है ना, मयूर नदी को छोड़ करके और ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसमें नौकायान किया जा सके, क्योंकि सभी पठारी भाग से गुजरते हैं और कोई लेवल नहीं है पानी का, सब बरसाती नदियां हैं। तो जल परिवहन का विकास ना के बराबर हुआ है यहाँ पर, ना के बराबर क्या नहीं हुआ है। कोई भी वाटर वेज यहाँ से नहीं गुजरती है झारखंड से, जिसको आपको ध्यान में रखना और बड़ा अच्छा से नोट्स करते चलना है। तो बेसिकली इस परिवहन के चैप्टर में हमारा फोकस किस पर होगा, तो हमारा फोकस होगा सड़क परिवहन पर, रेल परिवहन पर। पढ़ाएंगे हम वायु परिवहन भी, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट वायु परिवहन के हिसाब से भी नहीं हुआ है कि हर एक जिला में वायु परिवहन हो, तो वैसा नहीं है ना। तो रेल परिवहन और सड़क परिवहन पर हमारा फोकस होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें दोस्तों कि सड़क परिवहन की, तो सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए या सड़कों को अच्छा बनाने के लिए झारखंड सरकार ने 2015 में SHAI यानी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड का स्थापना किया और इसकी स्थापना के साथ ही एक तरह से सुदृढ़ीकरण एक तरह से देखा गया, एक तरह से बढ़िया रोडों के बनने में एक गति देखी गई झारखंड सरकार में। 2015 में यह स्थापित हुआ था, ध्यान देना आपको।
अगर हम बात करें कि जनसंख्या और वाहन का अनुपात का अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या और वाहन का अनुपात इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि झारखंड की जनसंख्या के अनुसार कितने व्यक्तियों पर कितना वाहन यहाँ पर है रजिस्टर्ड। ठीक है, तो जनसंख्या और वाहन का अनुपात है 100:1 का। अगर 100 व्यक्ति हैं तो उस पर 1 वाहन रजिस्टर्ड है झारखंड में, ध्यान में रखना है आपको। अब बात करते हैं सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन में बेसिकली 4 सड़क परिवहन अभी एक तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन है उसके बारे में चर्चा नहीं ही करें तो ही ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन बाद में हम करेंगे इसकी चर्चा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिकली अगर मुख्य रूप से बोले तो झारखंड में 3 प्रकार की सड़कें पाई जाती है। तीनों का डिफिनेशन आपको जानना है और उसके बाद क्या विशेषता है इनकी, इसके बारे में जानना है। तो झारखंड में 3 प्रकार की सड़क परिवहन पाई जाती है, 3 प्रकार की सड़कें पाई जाती है बेसिकली। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राजकीय राजमार्ग और तीसरा है जिला मार्ग, है ना। जिला सड़क, राजकीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, राजकीय राजमार्ग और जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, अब ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको, अब बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों बेसिकली कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहते हैं, राजकीय राजमार्ग किसको कहते हैं और जिला सड़कें किसको कहते हैं, और बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजमार्ग हैं जो देश की राजधानी से अन्य राज्यों की राजधानी और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है, यानी दिल्ली से रांची को जोड़ेगा, दिल्ली से पटना को जोड़ेगा, दिल्ली से टाटा को जोड़ेगा, वो राजमार्ग क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इसके खर्चे की बात करें, इसको एक तरह से देख रेख कौन करता है, देख रेख का नहीं, सबसे पहले कौन बताता है कि इस रोड को हमको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर देना चाहिए, तो इसका आकलन जो है वो करती है राज्य सरकार। बहुत नोट पॉइंट करने वाला नोट यहाँ पर ही है पॉइंट, आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बनाना हो तो इसका आकलन कौन करेगा कि हाँ यही वाला सड़क जो है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना है, तो इसका आकलन राज्य सरकार करती है, संबंधित राज्य की राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार कर ली, संबंधित राज्य की राज्य सरकार। उसके बाद क्या होगा कि वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी कि सर देख लीजिए यहाँ से परिवहन बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े वाहनों का होता है, इसका देख रेख के लिए भी आवश्यकता है, तो इसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अनुशंसा करते हैं। फिर केंद्र सरकार उसकी जाँच उच करेगी कि हाँ भाई सही बोल रहे थे हेमंत सोरेन साहब, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करने के लिए बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी आएंगे, अपना आराम से फीता उता काटेंगे और उसको राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में क्या मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आने से होता क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में जैसा ही आएगा वैसा ही क्या हो जाएगा, इसका चयन तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, मैंने बताया, इसको फिर मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन इसके अब जो खर्चा होगा इसका, यानी कि टूटा फूटा या गड्ढा उड्ढा हुआ, इसका देख रेख कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और बहुत अच्छा रोड रहते हैं, ये बहुत बेहतरीन रोड रहते हैं, याद रखना है आपको। चयन राज्य सरकार करती है, मान्यता और खर्च फिर बाद में कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ध्यान में रखना है आपको। अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में कुल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अभी वर्तमान में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग को मान्यता प्राप्त हुआ है। अब इन 33 राजमार्ग की अगर कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई इनकी 3400 किलोमीटर है। कितनी है, 3400 किलोमीटर। अगर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जो झारखंड से गुजरते हैं उनकी अगर हम गणना करें, नाप कर ले, तो वो 3400 किलोमीटर हो जाती है। ध्यान में रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड करते चल जाना। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए याद रखने में आपको 33 बड़ी बार आएगा, बहुत बार आएगा, बहुत बार, है ना, 33 बहुत बार आएगा, तो याद रखने में आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए दोस्त मेरे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 33 का क्या संबंध है, झारखंड को बहुत ज़्यादा प्रेम है ना, वैलेंटाइंस डे का मौका भी चल रहा है, आशिकों का नवरात्र भी आ गया है। नवरात्र नहीं बोलिए, बेसिकली सप्तरात्र बोलिए इसको है ना। आपको नवरात्रि नहीं मनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ माता सरस्वती का पूजा कर लिए, उसके बाद गहन अध्ययन करना है, नवरात्रि आपको नहीं मनाना है है ना। नहीं तो लगिएगा देवी पर फूल और प्रसादी और चॉकलेट चढ़ाने, तो वैकेंसी जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हुआ क्या, यहाँ पर 3400 किलोमीटर का बात कर ले तो सबसे लंबा झारखंड का, सबसे पहले देखिए कि 33 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं यहाँ। ठीक, कुल लंबाई उनकी 3400 किलोमीटर है। ठीक,
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड का जो है वो NH-33 है, NH-33 है। इसकी कुल लंबाई 333.5 किलोमीटर है। कितनी है? 333.5 किलोमीटर। इसी कारण से इसको झारखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, लाइफलाइन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। कारण सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। और दूसरा सबसे बड़ा खासियत इसका ये है दोस्तों कि ये झारखंड के सबसे अधिक जिले, यानी कि अगर कोई झारखंड में 33 राष्ट्रीय राजमार्गों में कोई अगर है तो सबसे अधिक जिले को टच करता है राष्ट्रीय राजमार्ग 33, नेशनल हाईवे 33। लगभग 6 जिलों को टच करता है। अब उन 6 जिलों से हम बात कर लें। स्टार्ट कहाँ से होता है ये? तो बरही से होता है, हजारीबाग के बरही से। बरही से स्टार्ट होगा, बरही से बहरागोड़ा तक जाता है, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा तक। तो देखिए कौन कौन सा जिला टच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है। एक हजारीबाग टच करेगा, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा खुट्टी, पांचवा सरायकेला खरसावां और छठा पूर्वी सिंहभूम। आप नोट डाउन करते चले, रोक करके और नोट डाउन करते चले जाएं। 333.5 किलोमीटर इसका लंबाई। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर ले कि झारखंड की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो झारखंड की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है 333A, 333 नेशनल हाईवे 333 का ए आपको याद रखना है, बहुत अच्छा से याद रखना है। क्या है ये 333A? आपको याद रखना है तो ये गोड्डा से शुरू होकर बिहार तक में जाती है, बिहार में प्रवेश हो जाती है। तो बेसिकली 12.5 किलोमीटर, हाँ 12.5 किलोमीटर ही इसका लंबाई होता है, गोड्डा से शुरू होकर के और ये बिहार की सीमा तक चली जाती है। तो 12.5 किलोमीटर ही इसका कुल लंबाई है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे छोटा 333 का ए 12.5 किलोमीटर, कहाँ से? गोड्डा से बिहार की सीमा तक। और सबसे लंबा बरही से बहरागोड़ा तक, कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है, 333.5 किलोमीटर, NH-33। ठीक है। अब कुछ यहाँ पर पॉइंट बनते हैं कि वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 33 में जो सिर्फ झारखंड में ही स्टार्ट होंगे और झारखंड में ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक है NH-33, आपको ध्यान में रखना है। NH-33 कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो ध्यान में रखना आपको, NH-33 जो है वो बरही से बहरागोड़ा तक जाता है। और दूसरा है NH-100, NH-100, जो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये पूरे का पूरा झारखंड में ही स्टार्ट होते हैं और झारखंड में ही समाप्त हो जाते हैं। NH-33 बरही से बहरागोड़ा 6 जिलों से होकर गुजरती है। NH-100 चतरा से लेके बगोदर तक किए जाती है। आप बगोदर होते आइएगा ना, बिशुनगढ़ होते आइएगा, इंदरपुरी चौक होते आइएगा, तो ये वाला जो होगा ये बरही से आपका चतरा से बगोदर तक जाती है। ये 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपको झारखंड में ही प्रारंभ होंगे और झारखंड में ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों राजकीय राजमार्गों की, तो राजकीय राजमार्गों की झारखंड में कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है मात्र। इसकी देखरेख भी राज्य सरकार करती है और इस पर जो खर्चा आता है, वही देखरेख मतलब जो खर्चा आता है वो भी राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगर हम बात करें जिला सड़कों की, अच्छा डिफिनेशन आपको जानना है कि राजकीय राजमार्ग क्या है। तो राजकीय राजमार्ग वे राजमार्ग होते हैं जो जिला मुख्यालय से राज्य की राजधानी को जोड़ दे। जैसे हजारीबाग से रांची को जोड़ेगा, जैसे चतरा से रांची को जोड़ेगा, जैसे जमशेदपुर से रांची को जोड़ेगा। यानी जिला मुख्यालय से कहाँ तक को जोड़ दे? राज्य की राजधानी को जोड़ दे, है ना। उसके बाद जिला सड़कों की बात करें तो ये जिला सड़कें क्या है दोस्तों? तो प्रखंडों से जो जिले को जोड़ती है, पंचायतों से जो जिले को जोड़ देती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं जिला सड़कें कहते हैं, जिला की सड़कें कहते हैं। 4845 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? बेसिकली अभी बना नहीं है, ये आवंटित हुआ है और उस आवंटन में, है ना, उस आवंटन में बरही का भी नाम शामिल है जो झारखंड से होकर गुजरता है। ये बेसिकली नेपाल और भूटान को भारत से जोड़ेगी, तो भारत से जोड़ेगी तो उसमें बरही से भी ये रोड होकर गुजरेगी। कभी आपसे प्रश्न पूछे, हालांकि ऐसा प्रश्न तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि कभी आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाने का प्रावधान है उसमें झारखंड के किस स्थान से अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगी, बेसिकली ये 6 लेन रोड्स होंगी जो 2 देशों की सीमाओं के साथ व्यापार को साझा करने में मदद करेंगी। तो वो बरही से गुजरेगी, आपकी बरही बेसिकली आप जान रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा रेल परिवहन में। तो अगर हम रेल परिवहन की बात करें
तो झारखंड में कुल रेलवे लाइंस की लंबाई जो है वो 2394 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि झारखंड में सबसे पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो 1862 में कलकत्ता से राजमहल तक। ठीक है, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कलकत्ता से राजमहल तक सबसे पहली बार रेलवे लाइंस को बिछाया गया था झारखंड के लिए। अगर हम बात करें, वैसे तो आप जानते ही है कि कब बिछाया गया था, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो 16 अप्रैल 1853 को। आप बेसिकली इसको जानते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ। लेकिन झारखंड की अगर जहाँ तक बात की जाए, तो झारखंड में 1862 में कलकत्ता से राजमहल तक के रेलवे लाइन को बिछाया गया था। कलकत्ता से राजमहल तक, आपको याद रखना है इस चीज़ को कि कलकत्ता से राजमहल वही संथाल परगना का क्षेत्र, कलकत्ता से राजमहल तक बिछाया गया था। तो यही प्रश्न कई बार घुमा फिरा के भी आपसे पूछते हैं कि कलकत्ता से राजमहल तक का जो रेलवे लाइन था, है ना, कि झारखंड में सबसे पहली बार रेलवे लाइन किस क्षेत्र में हुआ, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। या झारखंड में सबसे पहली बार रेलवे लाइन किस एरिया में आया, तो राजमहल के क्षेत्र में ही आया। ध्यान में रखना, नोट्स करते चलना है। अब झारखंड में 3 रेल मंडल आते हैं। देखिए बेसिकली भारत में 17 जोन है, रेलवे के 17 जोन है। अब उस जोनों के अंतर्गत कई मंडल आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं मंडलों में से झारखंड में 3 रेलवे मंडल हैं। जैसे में एक धनबाद है, 5 नवंबर 1951 को यह स्थापित हुआ, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ये। दूसरा रांची है, 1 अप्रैल 2003 को स्थापित हुआ। और तीसरा है चक्रधरपुर, 14 अप्रैल 1952 को स्थापित हुआ। अब जो रांची और चक्रधरपुर वाला जो मंडल है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और बहुत अच्छा से इसको समझते चल जाना है, ठीक है। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन, अब यहाँ पर बड़ा किस बारे में है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि झारखंड में रेलवे लाइंस का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। अब रेलवे लाइन का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ तो किसका विकास हुआ भाई, तो ध्यान से समझिए कि जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ विकास हुआ वहाँ स्टेशंस बने। अब स्टेशंस जो बना दोस्तों, वो बेसिकली झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन धनबाद है। किसके दृष्टिकोण से, तो राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से, रेवेन्यू कलेक्शन के दृष्टिकोण से, कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त होता है ना, रेलवे मिनिस्ट्री को। तो वो पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो पैसा जो होता है वो धनबाद वाले स्टेशन से प्राप्त होता है। इसके कारण से ये बड़ा है, सबसे बड़ा। अब देखिए एक योजना चलाई गई, एक प्रोग्राम लाया गया, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन। अब ये है क्या वास्तविकता में, इसके तहत पूरे झारखंड में 5 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई कि 5 रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें चतरा वगैरह भी जुड़ेंगे, आपके चतरा से देवघर वगैरह जुड़ेगा, है ना, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 5 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अब इसमें खर्चा का जो बात था, यही एक प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बड़ा डीप का प्रश्न ही है कि JRIDC के तहत, यानी कि झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, है ना, खर्चे में किसका कितना शेयर होगा, तो झारखंड सरकार का जो शेयर होगा वो 51 भाग होगा, और राज्य सरकार का जो झारखंड सरकार का 51, और रेलवे मिनिस्ट्री का जो होगा 49% होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर कौन देगी यहाँ पर, राज्य सरकार देगी 51%, और 49% कौन देगी, तो रेलवे। झारखंड में अगर हम वायु परिवहन का चर्चा करें दोस्तों, तो वायु परिवहन जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, तो वायु परिवहन आप इस बात को समझिएगा कि क्या झारखंड में वायु परिवहन का विकास किया जा सकता है, तो हाँ, इसका आंसर हाँ में होगा। कारण ये है कि झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, रनवे वगैरह बनाए जा सकते हैं और सबसे अच्छा साधन हो सकता है, किंतु महंगा होगा। तो इसी के तहत झारखंड में जो था वो पहली बार हवाई अड्डे का निर्माण किया गया 1941 में रांची हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। लेकिन इसको बाद में नाम बदल करके बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के नाम से जाना गया। ये झारखंड का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यहाँ से दूसरे देशों के लिए भी उड़ानें भरी जाती है, सिर्फ मुंबई रांची के लिए नहीं, मुंबई दिल्ली पटना के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी उड़ानें भरी जाती है। और भी हवाई अड्डे हैं झारखंड में हमारे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वहाँ से आप
देश के अंदर ही कहीं कहीं जा सकते हैं, देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं हम। जैसे कि सोनारी हवाई अड्डा, सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि झारखंड में सबसे पहला विमान जो उतरा वो किस हवाई अड्डे पर उतरा। तो कई बार कन्फ्यूजन में लोग कह देते हैं कि पहले बना होगा रांची, तो रांची ही उतरा होगा, रांची में ही उतरा होगा, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। सोनारी हवाई अड्डे में सबसे पहला विमान उतरा था, आपको याद रखना है। जब पूछे कि सबसे पहला विमान किस हवाई अड्डे में उतरा, तो सोनारी हवाई अड्डे में। लेकिन जब पूछे आपसे कि सबसे पहला एयरपोर्ट का स्थापना कब हुआ, तो सबसे पहला एयरपोर्ट का स्थापना जो हुआ वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा के रूप में हुआ। अब देखिए सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट, यह सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट जो है वो झारखंड के 3 जिले में है, ठीक है। अब 3 जिले में है तो यहाँ से 3 जिलों का चर्चा आपसे पूछेगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि एक ही जगह ना हो सकता है, 10 जगह कैसे हो सकता है, तो नहीं, सिद्धू कान्हू के नाम से ही, क्योंकि हमारे झारखंड के स्वतंत्रता संग्रामी थे ये, तो सिद्धू कान्हू के नाम से धनबाद में, बोकारो में और दुमका में, ये 3 जगह, धनबाद, बोकारो और दुमका, ये 3 जगह क्या हुआ, सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट बनाया गया। मैथान हवाई अड्डा मैथान में बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये परिवहन समाप्त होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि झारखंड में संचार व्यवस्था कैसी थी, झारखंड में संचार प्रणाली कैसी थी। तो आइए जानते हैं कि झारखंड में संचार प्रणाली कैसी थी। तो देखिए बेसिकली झारखंड में संचार प्रणाली 3 रूपों में आप देख सकते हैं, डाक संचार, आकाशवाणी और दूरदर्शन। बेसिकली डाक संचार यानी कि पोस्ट ऑफिस वगैरह, आकाशवाणी यानी रेडियो वगैरह, ठीक है, और दूरदर्शन यानी टीवी चैनल्स वगैरह। तो आइए जानते हैं डाक संचार के बारे में। तो झारखंड डाक सर्किल की स्थापना 2001 में हुई, लेकिन ये बिहार के अधीन ही अभी कार्य करता है। झारखंड डाक सर्किल जो है 2001 में भले स्थापना हो गई, लेकिन कार्य जो करता है वो बिहार के अधीन ही कार्य करता है दोस्तों। झारखंड में जो डाकघरों का पिन कोड होता है वो 8 अंकीय होता है, 8 अंकों का होता है। बिहार में भी 8 अंकों का होता है, ठीक है। चूँकि बिहार से ही अलग होकर बना तो इसलिए थोड़ा बहुत परिवेश उसमें पाए जाते हैं बिहार के, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि झारखंड में कुल 30,094 डाकघर मौजूद हैं। ये हमको लगता है कि नहीं पूछ सकता है, लेकिन फिर भी है ना, कंपटीशन ज़्यादा है, भगवान ना करे कि आप एक नंबर के लिए छट जाएं, इसीलिए बहुत बारीकियों से बड़ा अच्छा तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। बात करें आकाशवाणी का, तो आकाशवाणी बेसिकली आकाशवाणी आप क्या जानते हैं, तो रेडियो। आकाशवाणी का मतलब यही रेडियो, आप सुनते होंगे कि नमस्कार हजारीबाग आकाशवाणी में आपका स्वागत है, आज हम ये बजाएंगे वो बजाएंगे। लता जी के गाने बजते थे, बेचारी स्वर्ग से धार गई, लेकिन खैर उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि है, कुछ भी कहे, लेकिन उनके जैसा सिंगर ना हुआ था कोई और ना ही संभवतः होगा कोई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आकाशवाणी केंद्र, सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र रांची में स्थापित किया गया, ये हाई इंटेंसिटी का आकाशवाणी केंद्र है। इसके अलावा जो भी आकाशवाणी केंद्र कम से कम 6 जगह पर झारखंड में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए वो लो इंटेंसिटी के हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। रांची, मेदिनीनगर, वही डाल्टनगंज का बात कर रहे हैं, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और चाईबासा, ये 6 जगह पर आकाशवाणी केंद्रों को स्थापित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूरदर्शन का। तो बेसिकली दूरदर्शन में रांची में 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, पंचवर्षीय योजना आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत रांची में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि झारखंड का सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र 1974 में रांची में स्थापित किया गया 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब एक पॉइंट संचार में आपसे पूछेगा कि झारनेट क्या है, तो बेसिकली झारनेट जो है अच्छी संचार सुविधा देने के लिए, नेट वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए 2005-06 में, है ना, 2005-06 में इसको स्थापित किया गया था झारनेट को। और लगभग झारखंड के हर जिले में, लगभग क्या, झारखंड के 24 जिले में झारनेट की सुविधा है दोस्तों। कभी प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस जिला में झारनेट नहीं है, तो ऐसा कोई भी जिला आज नहीं बचा जहां पर झारनेट नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये कड़ी बहुत पसंद आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कीजिए दोस्तों, और अपने भाई को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आपका दिल से धन्यवाद दीपक जी एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको आगामी एग्जामों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।